नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। एक बार जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और साथ ही मैं आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथियों का दिल से स्वागत है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। बहुत बहुत प्यार के साथ सभी साथियों का भी दिल से स्वागत करता हूं। और भी इस क्लास के लिए भैया आप सभी का स्वागत है दिल की अनंत गहराई के साथ। ठीक है, तो भी जल्दी से स्वागत करेंगे साथ ही एमसीक्यू स्पेशल एमसीक्यू क्लास के अंदर। ठीक है, रहा ना, बिल्कुल बड़ी प्यारी सी क्लास होती है वाली स्पेशल एमसीक्यू सीरीज, चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा। अभी जल्दी से जल्दी एक बार जुड़ेंगे बहुत प्यार के साथ और जल्दी से मुझे अपने हालचाल बताएंगे आप सभी कमेंट करके कैसे हैं। ठीक है, गौरव स्वागत है, दीपा स्वागत है, और दिव्यांश स्वागत है, मनीष स्वागत है, बिट्टू, सुमित, रोशनी, लकी, अनूप, साक्षी, मीनाक्षी, निशांत, प्रशांत, अर्पित, प्रियांशी, मनीष, आदिल। ठीक है भाई, सभी साथियों का देखो दिल से स्वागत है। बेटा मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आप सभी के लिए जब स्पेशल एमसीक्यू सीरीज लगाई गई है तो इसमें आपका आने का कर्तव्य बनता है। यानी कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब अगर टीचर आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा है एवरी सैटरडे, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस एवरी सैटरडे की क्लास को और स्पेशल बनाया जाए आपकी उपस्थिति के साथ, है ना। तो यानी कि जब क्लास स्पेशल होती है तो सीधी सीधी बात है आपकी उपस्थिति भी स्पेशल होती है टीचर के लिए, और वो आपके फ्यूचर के लिए भी स्पेशल होती है। ठीक है जी, अमित सर का चीता बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत स्वागत है। ठीक है जी जी। तो प्रवीण, सगुन, निखिल और सलोनी, मुनिस और रिया, अवनीश, दीपा, विकास, ओमकार, श्रेया, गोपाल। ठीक है भाई, स्वागत करते हैं भी सभी साथियों का। एक सेकंड मैं कमेंट को थोड़ा सा फिल्टर कर लेता हूँ माउस लेकर के। ठीक है जी, और जल्दी से भी अपने हालचाल बता दो इतने, और फिर मैं स्टार्टिंग करता हूँ टॉपिक की। ठीक है जी, ओके। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाओ, सभी साथी जुड़ेंगे बहुत प्यार के साथ। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। ठीक है, चलो तो भी मैं टॉपिक को साथी शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले भैया सभी साथी एक बार जुड़ जाएंगे बहुत प्यारी सी क्लास में। ये चैप्टर नंबर 3 है ना, वैद्युत धारा और स्पेशल एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता दूं साथी, जैसे ही हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे एमसीक्यू सीरीज के, 5 चैप्टर की वन शॉट आ जाएगी एमसीक्यू की। ठीक है ना, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर जी जैसे ही 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे एमसीक्यू सीरीज के अंदर, तो 5 चैप्टर की एक वन शॉट टाइप की एक मतलब एमसीक्यू सीरीज और ले लेना। ठीक है, वो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि जैसे ही स्टार्टिंग के आपके पूरे 5 चैप्टर एमसीक्यू के खत्म होंगे, फिर मैं आप सभी के लिए 5 चैप्टर के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना, इनसे अलग, ये नहीं इनसे अलग क्वेश्चंस की एक स्पेशल क्लास और ले लेंगे। यानी कि पहले 5 चैप्टर की हमने स्पेशल क्लास करी, उसके बाद फिर 5 चैप्टर की एक कंप्लीट क्लास हो जाएगी। ठीक है, हाँ वो सैटरडे में ही रहेगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। सैटरडे यानी कि स्पेशल एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, चैप्टर वाइज और काफी चैप्टर की एक साथ भी। ठीक है जी, ओके। तो भी चलो मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ भाई, ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ भी सभी के सभी। देखो, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप सभी से पूछी गई है ना जी। अब एक बच्चा बोल रहा था कि सर जी कल तो बहुत मजे कर रहे थे आप चिराग वाली क्लास में। यार तो कभी कभी बनता है ना, कभी कभी तो बनता है कि यार इंसान को थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेना चाहिए, है ना। वैसे कल मैं कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक कर रहा था क्या? मैं तो यार बिल्कुल चुप खड़ा था, है ना, मैं तो बिल्कुल चुप खड़ा था साइड में यार। मैं तो आप सभी के बोलने के पर बोला था, जब तुम कह रहे हो सर जी आप भी बोलिए आप भी बोलिए, मैंने कहा ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। ठीक है, चलो करता हूँ स्टार्ट। ठीक है जी, कभी कभी मेरा तुम्हें अलग रूप देखने को मिलता है। क्या कह रहा भैया? एक बच्चा कह रहा था भाई सर जी आपका ना अलग अलग रूप देखने को मिल जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है, अलग अलग रूप देखते रहो। ठीक है, आ जाओ मौज लेंगे, है ना, आ जाओ। सर सुनो जी, तो देखो आप कितना लिखेंगे सर जी, यहाँ पर भी देखो आप सभी को क्वेश्चन में भी आई की वैल्यू दी गई है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर साथी देखो जी भी आपको क्वेश्चन में भी आई की वैल्यू दी गई है, कितना जी 3.2 एम्पियर। मैंने कहा ठीक है जी, ओके। अब देखो धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, है ना, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यानी कि भैया जी n बराबर क्वेश्चन मार्क। सही बात है, यस और नो? तो देखो सिंपल शब्दों में भी बड़े प्यार के साथ समझिएगा। सर I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। कितना बोलेंगे सर जी? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है जी, और Q बराबर कितना होता है साथी? NE, है ना। Q बराबर कितना होता है जी? NE। तो मैंने लिखा ठीक है यार, मुझे निकालना क्या है, देखो यहां पर प्रति सेकंड का मतलब जी t बराबर 1 सेकंड,
प्रति सेकंड का मतलब जी t बराबर 1 सेकंड। तो अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करो, आपका आंसर बहुत सिंपल तरीके से आने वाला है। यानी कि देखो अब जरा आप टॉपिक पर फोकस करोगे तो मैं कह रहा हूँ आपको सारी चीजें समझ में आएंगी पक्का। और ये तो भैया विश्वास नहीं, ये वादा है। जब आप चीजों को बहुत आराम से सुकून के साथ समझते हो ना, तो मैं कह रहा हूँ आपके माइंड में बहुत आराम से जाता है, चीजें आपको फील होना शुरू हो जाती हैं दिन से। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करेंगे। देखो जी, अब देखो यहाँ पर कितना लिखेंगे सर, n इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। तो भी वैल्यूज को पुट करो, यानी कि आप लिखेंगे 3.2। मैंने कहा ठीक है जी, मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई सर जी t का मान 1 सेकंड, और देखो यहाँ पर e की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 19। ठीक है सर, यहाँ पर ना आप 1.6 से 3.2 को कितने बार कट करेंगे जी, 3.2 को सर जी कितने बार कट करेंगे जी, मैं लिखूंगा 2 टाइम्स, और सर जी कितना 10 टू दी पावर कितना 19। यानी कि सर जी ये कितना भी हमारा n का मान है, तो भैया फाइनली सुनना भी ध्यान से जी, 2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 19। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी सर जी, 2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 19 सर जी, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल ठीक है जी। ओके, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब सुनो जी, 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींच करके उसकी लंबाई दोगुना कर देने पर नया प्रतिरोध कितना होगा। यानी कि प्रारंभिक प्रतिरोध भी आप सभी को क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 50 ओम। ठीक है जी भाई, आर बराबर कितना दिया हुआ सर जी, 50 ओम दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब सुनो जी ध्यान से, सर यहां पर बोला गया जी लंबाई दुगनी। देखो जब बोला ना दुगनी, तो यानी कि n बराबर कितना 2 है ना, यानी कि सर जी n बराबर 2 लिखेंगे। और भाई आप देखो यहां पर क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। अब देखो जी, लंबाई को दोगुना कर देने पर नया प्रतिरोध, यानी कि सर जी आर डैश कितना होगा, भाई आप मुझे बताओ जल्दी से। सर आर डैश का मान कितना होगा भी, एक बार जल्दी से सभी साथी क्लास को बहुत बहुत शानदार तरीके से शेयर करेंगे। ठीक है जी, डन भैया, बहुत प्यारी सी बात है। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है ना। चलो तो आप लिखेंगे सर जी, देखो एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। यानी कि जब भी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए ना कि भैया किसी प्रतिरोध के तार को है ना, 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींच करके इतने गुना कर दिया जाता है लंबाई को, तो सिंपल सी बात समझो, बोल रहा ना धात्विक तार को खींच करके उसकी लंबाई को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, यानी कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं n गुना। तो भी अगर n गुना की बात चले तो इस फॉर्मूले को लगा दीजिएगा। अब n की जगह 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, यानी कि आप n का मान लिख देंगे। तो यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे भी, आर डैश इज इक्वल टू कितना, आप लिखेंगे सर जी देखो 2 का स्क्वायर और इंटू कितना जी आर 50। तो भी आप लिखेंगे सर जी 2 का स्क्वायर कितना 4 मल्टीप्लाई कितना 50, तो आप लिखेंगे सर जी कितना 200 ओम। तो भी ओम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है कितना जी 200 ओम। कितना बोलेंगे साथी, 200 ओम बोलेंगे, बहुत बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, जल्दी बताएंगे भी, बहुत शानदार। सर जी सुनो, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। सर सबसे पहली बात देखो जी, आप सभी को मैं पहले बता चुका हूं कि सर आर का मात्रक होता है जी ओम, आर का एसआई मात्रक होता है साथी ओम। मैंने कहा ठीक है जी, लो सही बात है सर, लो है ना। अच्छा एक बात सुनो सर जी, विशिष्ट प्रतिरोध, सर जी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक फील करिएगा भाई साहब, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ओके बस लो जी सर, आप लिखेंगे सर विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक के लिए हमें ना रॉ बराबर याद करना पड़ेगा जी। रॉ बराबर होता है सर जी आर ए अपॉन एल, इसको आप राल याद करेंगे, राल, क्योंकि ये पता फॉर्मूला कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा मुझे भी। तो भैया जब मुझे अपने टाइम पर फॉर्मूला याद करता था तो मैं पता कैसे समझेगा इसको, राल 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 राल। ठीक है, ऐसे याद करो, तो ये फॉर्मूला मुझे हमेशा के लिए याद हो गया। ठीक है, रो बराबर राल, रो बराबर राल। ठीक है जी, राल शब्द तो सुना होगा है ना जी। तो अब ध्यान से सुनना जी, आप यहां पर क्या लिखेंगे साथी, इसके मात्रक को देखो जी ओम, और जी मीटर स्क्वायर बट्टे में सर जी लेंथ का मात्रक मीटर, तो आप लिखेंगे जी ओम मीटर। अब आप कहेंगे सर जी अब आप किसका मात्रक बता रहे हो, सुनो जी मैंने बोला सुनो सर, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं, यानी कि जी, यानी कि 1/r। तो जी आप इसको लिखेंगे, इसका मात्रक कितना होगा जी, भाई इसका मात्रक कितना होगा, जी का मात्रक होगा सर जी ओम इनवर्स, है ना, ओम इनवर्स। किस किस भाई साहब को ध्यान है कि हाँ सर जी ओम इनवर्स होता है, लेकिन सर इसका मात्रक तो देखो कितना ओम मीटर। भाई साहब बड़ी प्यारी सी बात फील करना जी, रॉ का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं।
यानी कि सर जी मैं लिखूंगा कितना 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 भी, इसको मैं लिखूंगा जी सिग्मा। भाई साहब क्या लिख देंगे भैया जी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। ओके, तो भैया अब खुद सोचो इसका मात्रक कितना होगा जी। भैया इसका मात्रक बताओ भाई, इसका मात्रक बताएंगे आप सभी। तो मैं लिखूंगा जी 1/ओम मीटर। तो जी फाइनली लिख दूंगा जी कितना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ना। इस सिग्मा का मतलब ही क्या होगा जी, आप लिखेंगे विशिष्ट चालकता। भाई इस सिग्मा का मतलब क्या होगा सर जी, विशिष्ट चालकता होगा। यानी कि आपने ना देखो यहां पर सारे मात्रकों को सीख लिया, यानी कि आपने एक मात्रक का रट्टा नहीं मारा है। आराम से समझ लो दोबारा। आर का मात्रक ओम होता है, रो का मात्रक क्या होता है जी, ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, यानी कि देखो रो बराबर राल, यानी कि RA/L। तो मैंने कहा ठीक है जी सर, ओम यहां लिख दिया, मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर आ गया। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है जी। ओके, अब सुनो भी ध्यान से सुनना जी। सर ये क्या जी, वैद्युत चालकता जो कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है, यानी कि सर इसका मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा। सर सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा, यानी कि भाई 1/ओम मीटर। तो मैं लिख दूंगा जी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और सर जी यही विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो भैया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बताओ जी, भाई साहब बताएंगे भी एक बार जल्दी से सभी के सभी साथी। जीने लगा हूं पहले से भी ज्यादा, तुम पे मरने लगा। सुनो जी, सर वैद्युत धारा घनत्व है ना, धारा घनत्व किसको बोलेंगे जी, जे को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अपवाह वेग यानी कि अनुगमन वेग में संबंध। सबसे पहले ध्यान रखना जी, सुनो वैद्युत धारा घनत्व बोला, हालांकि आप धारा घनत्व बोल दो कोई दिक्कत नहीं है ना, धारा घनत्व की बात करेंगे। सर आई इज इक्वल टू कितना होगा जी, आप लिखेंगे भाई साहब NEABD। सर जी आई इज इक्वल टू कितना भैया, NEABD। मैंने कहा ठीक है जी, डन है इतनी बात। अब सुनो आगे भाई साहब, एक बात ध्यान से सुनिएगा। सर जी मैं लिखूंगा भी देखो जी कितना, J इज इक्वल टू कितना भैया, I/A लिख दूंगा बाबू। ओके, तो सर आई का मान कितना लिखेंगे आप बताएंगे जरा, NEABD। ठीक है भाई साहब जी NEABD, और अपॉन में कितना लिख देंगे जी आप, ए। तो भैया ए से ए कैंसिल, यानी कि सर कितना आ जाएगा भाई, ए से ए कैंसिल, हाथ में है पेंसिल, ए से ए कैंसिल, हाथ में है पेंसिल, ए से ए कैंसिल, यानी कि आप लिखेंगे NEA है ना, NEBD। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक है, ये बोर्ड के क्वेश्चन है ना। और याद रखिएगा, हिंदी माध्यम के किसी भी बोर्ड से हो, चाहे अगर युगांडा बोर्ड में हिंदी मीडियम से क्लास चल रही हो तो समझ लो उसके लिए भी है ना। और पेपर में क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा अपने, जब पेपर होगा ना जी। हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यानी कि भी आप खुद सोचो, मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ भी, अगर कोई भी बच्चा आगे टारगेट करना चाहता है BSc नर्सिंग वगैरह, उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए जैसे CNET वगैरह, ठीक है, तो आप उसको टारगेट करना बड़े आराम से। यानी कि आप देखेंगे ईमानदारी के साथ, जो आप 12th में MCQ क्लास ले रहे हैं, आपको बहुत हद तक काम बड़े आराम से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, इस बात को सुनिएगा। हाँ जी, सही बात है भाई। हाँ, हिंदी मीडियम से किसी भी बोर्ड के हो, ठीक है, चाहे युगांडा बोर्ड में ही हिंदी मीडियम से क्लास चल रही हो, तो समझ लो उसके लिए भी क्लास है। ठीक है जी, ठीक है, डन है। अब जो आ जाओ भैया, एक बार क्लास को और शेयर करेंगे जल्दी से भैया, एक बार क्लास को शेयर करेंगे जल्दी से कम 2000 लाइव तो कंप्लीट कराओ ना पहले। फिर मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताऊंगा। एक बच्चा भी कमेंट कर रहा था थोड़ी देर पहले, अभी मेरा प्रतिक्रिया करने का तो बिल्कुल अभी मन है, बट पहले एक बार जल्दी से 2000 लाइव करो, उसके बाद मैं आपको प्रतिक्रिया बताऊंगा इस भाई की। अभी एक बच्चा कमेंट कर रहा था, है ना, क्या कमेंट कर रहा था उसकी भी बताऊंगा। ठीक है, हालांकि कमेंट तुरंत डिलीट कर दिया शेर ने, ठीक है, लेकिन ये लोग आंखों पे पट्टी बांध कर रखते हैं शायद, है ना। अभी बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, एक बार पहले आप क्लास में आने दो बच्चों को औरों को, ठीक है जी, है ना। तो आ जाओ भैया, देखो ध्यान सुनना। सर जी आर बराबर कितना होता है जी भैया, आप लिखेंगे सर जी आर इज इक्वल टू V/I लिखेंगे, है ना। सर R इज इक्वल टू V/I, मैंने कहा ठीक है जी सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सर जी V का मात्रक देखो आप सभी को पता होना चाहिए भाई, V इज इक्वल टू कितना जी, W/Q, है ना, W/Q। भाई R इज इक्वल टू V/I, R यानी कि वैद्युत प्रतिरोध, V विभवांतर बटे धारा, है ना। ओके, अब सुनो ध्यान से जी। सर V इज इक्वल टू W/Q होता है जी, मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ पर कितना लिखेंगे जी, ML2 T-2, यानी कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, और बटे में कितना होगा जी, आप लिख देंगे भैया 80। मैंने कहा ठीक है जी। लो अब देखो भाई ध्यान से सुनना भाई, आप लिख देंगे भैया जी ML2 और सर जी T⁻3 और सर जी A⁻1, है ना, A⁻1 बोलेंगे, बहुत शानदार सी बात। ये लो जी सर, तो भाई हमारा
विभवांतर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब देखो जी आगे सुनो सर, यहां पर जी मैं क्या बोलूंगा, देखो सुनो सर, R इज इक्वल टू V का मान कितना होगा, देखो जी V का मान आप लिखेंगे सर जी ML2 और T की पावर माइनस का 3 है ना जी, और सर A की पावर माइनस का 1 बटे कितना लिखेंगे जी, आप लिखना सर A ना, तो भी आप लिखेंगे सर M, ठीक है जी, L2 और T की पावर माइनस का 3 और सर जी A की पावर माइनस का 2। सही बात है जी, यस और नो। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, देखो जी ML2 T की पावर माइनस का 3 A की पावर माइनस का 2, यही है ना, हाँ यही मैच कर रहा है। लो जी ऑप्शन नंबर सी। कितना बोलेंगे जी, ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, ठीक है जी। हाँ थोड़ी देर में वेट करो बेटा, वेट, अभी मैं अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करूंगा, टेंशन ना लो। अभी बच्चे ने कमेंट क्या करी वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, तुरंत डिलीट कर दी थी वो बात अलग है ना जी। अभी अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, टेंशन ना लो यार, मैं बहुत चिल करके पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा पेशेंस के साथ समझेंगे, ठीक है, आ जाओ। यानी कि सर जी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना है, भाई विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना भी बताओ जल्दी से। आप बताएंगे सर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको समझाया सर, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रॉ, सर रॉ बराबर होता है जी RA/L, है ना। रॉ बराबर कितना होता है सर जी, RA/L होता है सर, रॉ बराबर RA/L। ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है जी। डन है भाई साहब, बताओ इतनी बात सभी साथियों को समझ में आई। रॉ यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो जी इसके मात्रक की बात करूंगा अभी मैं, यानी कि भैया जी इसके मात्रक की भी बात करूंगा, आप सभी को सुनना। सर जी यहाँ पर ओम लिखूंगा, मीटर स्क्वायर लिखूंगा, बटे सर जी कितना मीटर लिखेंगे। तो भाई यहाँ सुनना जी ओम, है ना जी, यहाँ पर कितना लिखेंगे भी ओम, और सर जी यहाँ पर मीटर। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ठीक है ओम मीटर, ठीक है डन है, इतनी बात बताएंगे जी। मैंने कहा ठीक है सर जी ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी ओके। अब सुनो भी ध्यान से, है ना, ये अलग अलग बोर्ड की देखो सन लिखी हुई है, कोई 2020 में आया है, यानी कि कोई बिहार बोर्ड के पेपर में आया है, कोई MP बोर्ड के पेपर में आया है, कोई राजस्थान बोर्ड के पेपर में आया है, कोई UP बोर्ड के पेपर में आया है सब PYQs ही, है ना। हाँ आखिरकार ये खुद सोचो कि भैया ये बोर्ड के एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा टॉपिक को मतलब कॉन्सेप्ट को फील करो एक बार, जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे ताकि उन बच्चों तक की क्लास पहुंच जाए जो अपने स्कोर को शानदार करना चाहता है ना, जो भी अपने स्कोर को शानदार करना चाहता है, ठीक है। चलो तो देखो सर, वैद्युत वाहक बल E का एक सेल R के सिरों से जुड़ा है ना। अब यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा जी, यहां पर ये पूछी गई है बात। सर V इज इक्वल टू कितना बोलेंगे जी, E माइनस का IR, बताओ जी सर V इज इक्वल टू कितना बोलेंगे भैया जी, E माइनस का IR। मैंने कहा ठीक है जी लो सर ओके। और सर जी मैं इसको देखो जी ऐसे लिख सकता हूँ भी IR इज इक्वल टू E माइनस का V, बताओ हाँ या ना में जवाब देंगे, ठीक है। सर मुझे आंतरिक प्रतिरोध निकालना जी, E माइनस का V अपॉन कितना सर जी, आप लिखेंगे कितना जी यहाँ पर I, ये है भैया जी आपका मामला, ठीक है। अब एक बात सुनो जी, ध्यान से सुनना सभी के सभी साथी, बहुत प्यारी सी बात सुनना, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा था भाई, यहाँ पर पूछ क्या रहा था, सुनो जी। वैद्युत वाहक बल E का एक सेल है और ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्रतिरोध कितना जी, कैपिटल R के सिरों से जुड़ा, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा जी। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत परेशानी भैया नहीं है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कुछ क्या करा भाई, एक बार बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक है या क्वेश्चन में ही मिस्टेक भैया, खुद सोचो। सर जी V इज इक्वल टू E माइनस का IR होता है, मैंने इसको इधर पहुंचाया, इसको इधर पहुंचाया, ठीक है। तो IR इज इक्वल टू E माइनस का V। सर जी मुझे आंतरिक प्रतिरोध का मान पता करना है, वैसे क्या लिखेंगे सर जी, मुझे आंतरिक प्रतिरोध का मान पता करना, देखो जी R इज इक्वल टू E माइनस का V अपॉन कितना जी I। एक काम यहाँ पर आप कर सकते हो सर, इस I की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ जी, बताओ सर। मैं इस I की जगह कितना लिख सकता हूँ सर, मैं इस I की जगह देखो आप लिखेंगे जी I, यहाँ पर सुनना, क्योंकि I इज इक्वल टू कितना जी V अपॉन R, ऐसे बोल सकते हो आप सभी, हाँ या ना में जवाब देंगे, ठीक है। तो अब देखो जी यहाँ पर कितना लिखेंगे सर, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस का V बटे कितना लिखूंगा जी, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सर जी E माइनस का V अपॉन सर जी V अपॉन R, ठीक है जी, इस प्रकार से V अपॉन R, ओके। तो जी स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस का V, कितना E माइनस का V और बटे भैया जी V, और सर जी कितना लिखूंगा भी यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी R। अब जरा चेक करो,
है ना, ई माइनस का वी, ई माइनस का वी इंटू आर अपॉन वी, ऑप्शन नंबर सी। किस किस का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जल्दी बताओ, किस किस साथी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है? ठीक है जी, डन में है, जल्दी बताओ भाई, भाई किस किस साथी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जल्दी बताएंगे एक बार सभी के सभी साथी। बेटा एक बार क्लास को, मतलब यार तुमने 2000 को टच कराते कराते वापस तुरंत ही आंकड़ा गायब कर लिया क्या यार? तुमसे हद उम्मीद नहीं थी। यानी कि दिल के अंदर ना, ऐसे समझो दिल को तोड़ दिया हो, यानी कि दिल के टुकड़े कर दिए हो, यानी कि ऐसे समझो दिल के अंदर ना खंजर आपने घुसा दिया हो। सोचो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। RWA के चीते हैं, और फिर उसके बाद तुम ऐसी बात वो करते हो। हाँ, हद कर दी ना, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। ठीक है, ओके। तो सुनो जी सर, अनुगमन वेग VD की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है ना जी? ओम के नियम का पालन होता है। देखो सर जी, VD इज इक्वल टू कितना होता है भी आप सभी का? VD इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन कितना भैया जी? अपॉन m इंटू टाउ। ये भी फॉर्मूला होता है। यानी कि सर जी VD इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m इंटू टाउ। तो मैं लिखूंगा, देखो जी यहाँ पर e की पावर 2 लिखा है, e लिखा है, e की पावर 1/2 और स्थिरांक। ध्यान रखिएगा साथी, VD जो होगा भी वो अनुक्रमानुपाती होगा सर जी किसके? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ठीक है, तो भाई आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ठीक होगा जी। डन है भाई साहब, बताएंगे जल्दी से यस और नो, हाँ या ना में भी आप जवाब दे दीजिएगा जल्दी से, बताओ इतनी बात। हाँ देखो जी, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि भैया जी विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है जी, ओके। और विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल है वो निर्भर करता है, देखो सर रॉ है ना, साथ के साथ किसकी बात करूंगा जी? विशिष्ट चालकता। मैंने कहा ठीक है जी, लो। अब एक बात सुनना सर, ध्यान से सुनना जी। सर रॉ लिखेंगे, मैंने कहा ठीक है जी। सर सिग्मा का मतलब 1/ρ होता है, मैंने कहा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं भाई, रॉ से रॉ कैंसिल, तो भाई हमारा कितना है जी? हमारा। तो यानी कि सर देखो जी, फील करना जी, ना तो तापक्रम पर निर्भर कर रहा, ना पदार्थ पर निर्भर कर रहा, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गुणनफल की बात कर रहे हैं भाई साहब, गुणनफल की। बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, इनमें से किसी पर नहीं। ठीक है, चलो जी, ओके भाई साहब, बताएंगे भी जल्दी से यस और नो। चलो भी इस क्वेश्चन को सुनिएगा। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, मैं बताता हूं आप सभी को। हाँ जी, कौन कौन बात, हाँ सुनो। अभी एक बच्चे की मैं कमेंट देख रहा था। अब भाई मैं तो मानता हूं कि वो स्टूडेंट ही नहीं है शायद, या शायद अपने टाइम पर एक अच्छा छात्र नहीं रहा हो, है ना, शायद एक अपने टाइम पर अच्छा छात्र नहीं रहा उस, शायद उस भाई ने कमेंट करी होगी और तुरंत कमेंट थोड़ी बहुत देर बाद डिलीट कर दी जब मैंने बोला कि हाँ भी मैं इस पर प्रतिक्रिया भी थोड़ी देर में दूंगा। भाई बोल रहा था सर क्या शिक्षक को राजनीति करनी चाहिए? अच्छा, यानी कि आपको शिक्षक राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक पर लाठी पड़ रही है वो आपको दिखाई नहीं दे रही, है ना। और जो शिक्षक बच्चे को एक अंधेरे से निकाल करके सफलता की रोशनी तक पहुंचा देते हैं, यानी कि एक अंधेरे से उठा करके उसको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा देते हैं, है ना। किसी के घर में जो बुझा हुआ चिराग होता है ना, उसको जलाने का काम करते हैं। और उन शिक्षक पर लाठी पड़ रही है किस वजह से? कि वो बस बच्चों के हक में उनकी आवाज को उठाने गए, है ना। यानी कि केवल इस बात पर लाठी पड़ रही है कि वो बच्चों के हक की बात कर रहे हैं, यानी कि तुम बच्चों की हक की आवाज को उठाने देना ही नहीं चाहते, है ना। और फिर इन बच्चों को, ये ऐसे महान व्यक्तियों को लगता है कि शिक्षक राजनीति कर रहे हैं, है ना। यही तो होता है ना। यानी कि खुद सोचो, कभी तो पेपर में कोई धांधली हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी समय से भर्ती नहीं आती, है ना, कभी किसी पेपर की चीजों में अनियमितता पाई जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी भैया, यानी कि सिस्टम से लड़ने का मतलब समझो बहुत टफ। और शिक्षक भाई वहां पर कोई धरना प्रदर्शन थोड़ी ना कर रहे थे, या कोई आगजनी कर रहे थे, या कोई तोड़फोड़ कर रहे थे, बिल्कुल अपनी शांति से बात रखने गए थे। और तुमने उनकी बातों को ना तो सुना, बस लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया।
है ना, वो भी उन शिक्षकों पर जिनके दम पर आप भी जॉब लेकर के बैठे हो। भाई कोई ना कोई तो जीवन में शिक्षक रहा होगा उनका भी, है ना। और आप कहते हो कि शिक्षक राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं शिक्षक को राजनीति करनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षक राजनीति में नहीं आएंगे तो मैं बोल रहा हूं जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी फेल ही रहेगा। और वास्तविकता में आपको बताऊं, लो आज सुनो मेरी बात, अगर तुम कह रहे हो ना कि सर शिक्षक राजनीति कर रहे हैं, तो शिक्षक को राजनीति में आना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि प्रत्येक राज्य का जो शिक्षा मंत्री है वो एक शिक्षक ही होना चाहिए। और वो शिक्षक जो बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का काम करता हो, यानी कि जो बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको आगे बढ़ाने का काम करता हो। एक ऐसा शिक्षक जिसने जमीनी स्तर पर बच्चों के दुख और दर्द को समझा हो। मैं तो बोलता हूं बिल्कुल हर राज्य के शिक्षा मंत्री एक शिक्षक होने चाहिए। उस दिन देखना आपको ना तो पेपर में कोई गड़बड़ी दिखाई देगी, समय से भर्ती निकलना शुरू हो जाएंगी, कभी पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के दर्द को एक शिक्षक ने समझा है, और उस शिक्षक ने समझा है जिसने बच्चों का भविष्य बनाया हो। ठीक है, तुम बात करते हो राजनीति की, तो मैं बोलता हूं अच्छे शिक्षकों को, जिन शिक्षकों ने बच्चों के दुख और दर्द को समझा हो, जमीनी स्तर से उनके संघर्ष को देखा हो, ऐसे शिक्षक को राजनीति में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हर राज्य के, हर स्टेट के शिक्षा मंत्री एक शिक्षक ही होने चाहिए। और उस दिन देखना आप सभी एग्जाम समय से होना शुरू हो जाएंगे, ना पेपर लीक होंगे। ठीक है, और सभी चीजें मतलब एजुकेशन से रिलेटेड सभी चीजें बहुत शानदार तरीके से होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तुम बोलते हो शिक्षक को राजनीति नहीं करनी चाहिए, अबे शिक्षक ही राजनीति करेगा अच्छे। और शिक्षा से जुड़ी हुई बातें कौन रख पाएगा आगे जाकर के, बताओ? तुम्हारे हक की बात को कौन रख पाएगा? एक शिक्षक ही तो रख पाएगा जिसने आपका संघर्ष देखा हो। लेकिन नहीं, आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। जिस प्रकार से सिस्टम की आंखों पर पट्टी बंधी गई है, ना बच्चों का संघर्ष दिखाई दे रहा, ना बच्चों का फ्यूचर दिखाई दे रहा। हर एक दिन किसी मां का सपना टूटता है, उसके बच्चे को सफल होता हुआ देखना चाहती है हर कोई मां, यानी कि उस मां का सपना टूटता है, हर एक बच्चे का भरोसा टूटता है किसी ना किसी दिन। भाई एक बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा होता है ना, एक छात्र रात दिन मेहनत कर रहा होता है, और वो ये सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके परिवार में एक खुशियां होंगी ना। हर कोई चाहता है कि उसके माता पिता का सपना पूरा हो, और जो उसने मेहनत करी है उसका उसको परिणाम मिले। लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में आकर के एक बच्चा अपनी मेहनत से तो पीछे नहीं रहता, लेकिन सिस्टम की वजह से पीछे हो जाता है, तो दुख होता है हर स्टूडेंट को। ठीक है, तो यहां किसी के फ्यूचर की बात चल रही है, अगर गलत है तो उस चीज को गलत कहना सीखिए। ठीक है, आपकी विचारधारा किसी के भी साथ जुड़ी हो सकती है, लेकिन अगर जो चीज गलत है तो उसको गलत कहना सीखिए। ठीक है, इस बात को सुनिए, सभी की विचारधारा अलग अलग पार्टी से हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत कहना सीखिए। ठीक है, और एक बात मुझे बताओ, FIR होगी, क्या शिक्षक की बात को ऐसे दबाया जा सकता है? जो शिक्षक बच्चों के हक में आवाज उठा रहा था, क्या उसकी आवाज को ऐसे दबाया जा सकता है? भाई मैं आपको बता दूं साफ शब्दों में, कभी भी क्रांतिकारी लोगों को FIR के डर को मत दिखाना, यानी कि FIR से उन्हें डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों को ना तो जेल जाने से डर लगता है और ना FIR से डर लगता है। इस बात को सुन लो। ठीक है जी, ठीक है, आ जाओ। और एक शिक्षक सबसे बड़ा क्रांतिकारी हो सकता है जब बात उसके स्टूडेंट की हो। एक शिक्षक सबसे बड़ा क्रांतिकारी हो सकता है जब बात उसके छात्रों की हो। ठीक है, चलो ठीक है, अभी अब आ जाओ। उम्मीद करूंगा भाई को शायद बात समझ में आ गई होगी, और आगे से ऐसी कमेंट ना करो। ठीक है, आ जाओ भैया। यदि संतुलित ब्रिजस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R हो, ठीक है, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होता है। ठीक है जी, बताओ कितना होगा जी, बताओ भैया।
कितना होगा भाई, जल्दी बताओ। सुनिएगा जी ध्यान से। सर जी संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध आर है, यानी कि देखो ऐसे समझना भाई, यानी कि सर जी एक हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी कि भैया जी एक हमारा भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है भाई, ओके ठीक है। लो जी भैया, तो सर यहाँ पर कितना जी, देखो भी हमारा एक गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर भी देखो जी हमारा क्या होगा भी, एक गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है। और उसके बाद जी देखो यहाँ पर फील करिएगा भी, जी लो ना, यहाँ पर सुनना जी, यहाँ भी और एक यहाँ प्रतिरोध लगाओ, यानी कि साथ ही देखो जी संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की चारों भुजाओं का जो प्रतिरोध है वो आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और सर जी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध भी आर है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो अब देखो ध्यान से सुनना जी आप सभी के सभी साथी, भाई फील करिएगा जी बहुत बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। लो जी सर, तो भी फील करना जी मेरी बात को, थोड़ा ध्यान से भी समझिएगा, है ना। अच्छा सर जी ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये भैया नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है जी, पॉजिटिव टर्मिनल और ये भैया क्या है जी, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ओके, तो ध्यान से सुनना जी, बहुत प्यार से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो सर ये देखो जी, सबसे पहली बात तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, और जब भी संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होता है यानी कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो, तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि प्रभावहीन है। ये दोनों कैसे हैं सर जी, ये दोनों कैसे बताओ भी जल्दी से। आपने कहा सर जी श्रेणी क्रम में है, तो मैं बोलूंगा सर जी इन दोनों का कुल प्रतिरोध 2R। सर जी इन दोनों का कुल प्रतिरोध कितना जी, 2R। मैंने कहा ठीक है जी, यानी कि भी अब आपको यहाँ पर 2R दिखाई देगा, यहाँ पर 2R दिखाएगा। पहले सुनना श्रेणी क्रम की बात और समांतर क्रम की। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट ऐड होंगे, समांतर क्रम में आप 1 के बटे में ऐड करेंगे, ठीक है, इस प्रकार समझो। तो देखो जी R और R कितना 2R, सर जी R और R कितना 2R। अब सुनो ध्यान से भाई, यहां पर ऐसे करके समझो भाई, एक तो यहां पर हमारा 2R का प्रतिरोध हो गया, और भैया जी एक हमारा देखो भाई यहां पर 2R का प्रतिरोध हो गया, कुछ इस प्रकार से भी आप इसका स्ट्रक्चर मान सकते हो। और ये दोनों कैसे भी आप बोलेंगे सर जी, ये दोनों हमारे भी समांतर क्रम में है। क्या बोल देंगे भैया जी, दोनों भी हमारे समांतर क्रम में भी। मैंने कहा ठीक है जी, लो ठीक है, दोनों भी समांतर क्रम में, ये 2R हो जाएगा भाई, ये 2R हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और सर जी ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये भैया जी नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है सर, ये दोनों समांतर क्रम में है। तो अब आप करना सर जी तुल्य प्रतिरोध भी, देखो अगर आपको प्राप्त करना है तो आप लिखेंगे सर जी किसी एक प्रतिरोध का मान, और बटे में भैया जी कितना 2, तो भाई 2 से 2 कैंसिल, आप लिखेंगे जी R, यानी कि आप लिखेंगे ये रहा, सिंपल, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी भी किसी को, मैं मानता हूं जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ जल्दी से आगे, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन पर आएंगे बहुत जल्दी से। देखो जी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अफवाह वेग, ठीक है जी, अफवाह वेग कुछ नहीं है, याचनी की कुछ नहीं बोला इसमें, ठीक है, ओके। और यदि उसी धातु की त्रिज्या को, है ना, उसी धातु के दोगुनी त्रिज्या के तार में 2I धारा प्रवाहित हो तो अनुगमन वेग कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर V लिख देना, है ना, यहाँ पर V गायब हो चुका है क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पर V होना चाहिए था, ठीक है, डन। अब बताओ भी मुझे जल्दी से ईमानदारी के साथ भी बताइएगा, बहुत प्यार के साथ, है ना जी, ठीक है, डन है, बात को फील करना जी मेरी बात, ठीक है। तो अब सुनो जी, यानी कि सर जी यहाँ पर V इज इक्वल टू कितना होगा, पहले फील करना जी, I अपॉन NEA, V इज इक्वल टू कितना जी, I अपॉन VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA, फॉर्मूला तो यही होता है ना। अच्छा जी सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना जी, भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है जी, I धारा प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना जी, V है। यानी कि सर जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया फर्स्ट कंडीशन अगर आप देखोगे तो भैया ये है V इज इक्वल टू कितना जी, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है जी, V इज इक्वल टू आप लिखेंगे सर कितना जी, I अपॉन NEA, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहां बोला गया भी सुनो, रेडियस को दुगना कर दो, है ना, रेडियस को दुगना कर दो, और सर जी धारा को भी दुगना कर दो। यानी कि सर देखो जी सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आप लिखेंगे सर जी V डैश मान लेता हूं, ठीक है जी, ओके। धारा को आप 2I कर दीजिएगा, मैंने कहा ठीक है, NE, सर जी बेलनाकार कहां गया जी, कहां गया जी, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये क्या जी हमारा एक क्रॉस सेक्शन एरिया। सर ए क्या है जी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है सर जी, क्रॉस सेक्शन एरिया, ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर मैं आप सभी से ये कह दूं कि भैया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, V इज इक्वल टू I अपॉन NE और पाई आर स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस बात को सुन लो जी,
है ना। सर ये लिखना है क्या सर? बेटा अभी फिलहाल आप काम को समझो। आप सुबह वाली क्लास से ही मुझे पता है, क्योंकि आप सुबह भी लगातार कट कॉपी पेस्ट कर रहे थे। ये नहीं लिखना या लिखना वो आपकी जिम्मेदारी है, बस आपको टॉपिक पहले समझना जरूरी है, ठीक है। ध्यान से समझा करो, ठीक है सर। NEA है ना, NE। और सर जी यहाँ पर देखो जी, आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर ना आप रेडियस को क्या करेंगे जी, दुगना। आपने रेडियस को क्या कर दिया सर जी, दुगना। देखो यानी कि R की जगह आपने लिख दिया 2R और उसका कर दो स्क्वायर। इतना आसान क्वेश्चन यार। VD इज इक्वल टू I अपॉन NE होता है। अगर आपने I धारा प्रवाहित करी तो भैया V कितना होगा जी, हमारा अनुगमन वेग, ये स्टार्टिंग में ना। सर A की जगह कितना लिखेंगे, पाई R स्क्वायर, क्योंकि भैया A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब सेकंड स्टेटमेंट, धारा दुगनी होगी अगर रेडियस को दुगना कर देंगे, यानी कि 2I बटे NE पाई। और सर जी इस R की जगह आप कितना कर दोगे, 2R। मैंने कहा ठीक है जी लो। अब यानी कि सर जी देखो कितना लिखेंगे, 2I ओके, और बटे भैया जी कितना आप लिख देना सर जी NE पाई, और सर जी 4R स्क्वायर। देखो भाई 2 से 4 को कितने बार काटोगे, 2 बार, यानी कि भैया जी मैं लिखूंगा 1/2 और आप लिख देना जी I अपॉन NE 5R स्क्वायर। लो जी सर। सर ये ये जो मान है ना, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। देखो किसकी तरह, V की तरह, यानी कि जो V डैश का मान होगा भैया वो V अपॉन 2 के ठीक बराबर होगा। यानी कि इस वाली सिचुएशन में जो अनुगमन वेग होगा पहले के कंपैरिजन पर आधा होगा। तो भाई आपका आंसर V अपॉन 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस तरीका थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछ लिया है। आराम से बात करिएगा, ठीक है जी। डन है भाई साहब, बताएंगे भी जल्दी से यस और नो, ठीक है। आगे सुनना भी ध्यान से, मेरी बात को फील करेंगे। देखो जी सर, उसी चालक तार में आई है ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर सही टाइप करा, और यहाँ पर हमारे शेर ने, वाह मेरे शेर, है ना। इसलिए अपने टाइपिस्ट को कहता हूँ क्या, आशिक। और आशिकी में भैया ऐसी चीजें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। सुनो जी ध्यान से, भाई 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो दो शीर्षों के बीच भैया प्रभावी प्रतिरोध, यानी कि एक वायर है ना जी। देखो 24 ओम प्रतिरोध का सर जी एक तार है। मैंने कहा ठीक है जी, उसको आपने समबाहु त्रिभुज के फॉर्म में मोड़ दिया, यानी कि सर जी आपने भी उसको समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया, ऐसे करके ना। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। मेरी बात सुनना, 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को, 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि सर जी आपने ना एक तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया, यानी कि आपने एक तार को 3 भुजा के रूप में बांट दिया, बराबर बराबर। तो याद रखना आपने इस 24 ओम प्रतिरोध को भी 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। सर जी कितना होता है, 8 तिया 24। अच्छा, यानी कि इस वाली भुजा का 8 ओम प्रतिरोध होगा भाई, इस वाली भुजा का 8 ओम प्रतिरोध होगा भाई साहब, ओके बाबूजी। और सर जी इस वाली भुजा का भी 8 ओम प्रतिरोध होगा। बात समझ पाए। अच्छा देखो भाई मैं इनका नामकरण कर देता हूं भाई, मैं नामकरण कर देता हूं जी। देखो यहां पर भाई आप लिखेंगे A, भाई यहां पर आप लिखेंगे B, और यहां पर सर जी आप लिखेंगे C। तो भाई मैं B और C के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल देता हूं। देखो जी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 8 और 8 का सर जी कितना होगा बताओ, बस रेडी क्रम में है या समांतर क्रम में। देखो बिंदु बी से अगर मैं ऐसे भेज दूं करंट को, तो भैया एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते में आने वाले दो प्रतिरोध, एक ही रास्ते में आने वाले दो प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में होते हैं। तो यानी कि सर जी देखो बी ये रहा भाई साहब, और यहां पर सर जी आप लिखेंगे कितना जी 8 ओम, ओके। तो सर जी इन दोनों का हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा बताओ जी। भाई इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, सोचो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, सोचो 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 यार, सोचो जल्दी से। डायरेक्ट करूं क्या, लो भैया इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध होगा सर जी 8 और 8 कितना भैया 16 ना, 8 और 8 कितना जी 16 ओम हो गया जी। मैंने कहा ठीक है। अब ये दोनों सर जी कैसे माने जाएंगे, समांतर क्रम में। यानी कि भी अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो एक काम करना, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, 16 × 8 और दोनों बटे को जोड़ दो, है ना, बटे में दोनों को जोड़ दो, यानी कि 24। 8 थिया 24, मैंने कहा ठीक है जी, यानी कि सर जी 16/3 ओम। किस किस भाई साहब का आंसर आ रहा है जल्दी बता दो। 16/3 किस किस भाई साहब का आंसर आ रहा है जल्दी बता दो। एक बच्चा पूछ रहा सर जी फॉर्मूला बता दीजिए। बेटा फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ सुनना जी। फॉर्मूला भी आप सभी को पता होना चाहिए, ध्यान सुनो भाई। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर भी मैं बात करूं भैया जी श्रेणी क्रम की, तो आप सुनना भी श्रेणी क्रम के लिए ना भाई। अगर बात करूं मैं श्रेणी क्रम की, अगर प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम की बात करूं, यानी कि सर जी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की अगर मैं बात करूं, तो सुनना ध्यान से।
तो सर जी आप लिखेंगे क्या अगर प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे, यानी कि देखो जी जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो भैया उन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा। भाई अगर दो प्रतिरोध हमारे, ओ माय गॉड यार, ठीक है जी, भाई अगर दो प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में हो तो भी उन दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा जब दो प्रतिरोध हो। और अगर साथ ही मैं बात करूं जी अगर तीन प्रतिरोध हो तो आप लिखेंगे सर जी तीन प्रतिरोध के लिए कितना है जी आर ई, यानी कि तुल्य प्रतिरोध इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और अगर साथ ही n प्रतिरोध हो तो भैया जी अगर n प्रतिरोध हो तो आप लिखना सर जी सबको जोड़ दो। सर सबको कैसे जोड़ेंगे बताओ यार, यानी कि भैया जी R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी हो सबको जोड़ दो, यानी कि भैया अगर 10 है तो 10 को जोड़ दो, अगर n है तो n को जोड़ दो, n का मतलब कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, डन है, ओके। और भी अगर मैं बात करूं भी आप सभी साथियों से भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लो जी सर मैंने इतनी बात तो कर ली, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। सर अगर मैं बोलूं जी समान प्रतिरोध के n, भाई समान प्रतिरोध के n प्रतिरोध है ना, समान वैल्यू के या इक्वल वैल्यू के समान प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो भी आप कितना कहेंगे सर जी, आप लिखेंगे जी R प्लस R प्लस R। सर जी कितने बार, आप लिखेंगे जी n बार। तो भाई फाइनली मैं लिखूंगा जी आर ई इज इक्वल टू कितना एन आर। तो भाई ये आपको फॉर्मूले याद करने चाहिए। मैं बॉक्स में प्यारे प्यारे से बॉक्स में बंद कर देता हूँ साथ के साथ, ताकि भी आपको ये चीज़ें याद हो जाए ना। भी मैं प्यारे प्यारे से बॉक्स में बंद कर देता हूँ जी, बड़ी प्यारे प्यारे से बॉक्स में, ठीक है। लो बहुत प्यारे प्यारे से बॉक्स में, अबे ठीक है जी। लो इतनी बात समझ में आई सभी साथियों को भी, किस किस भाई साहब को यहाँ तक की बात समझ में आई कि हाँ सर ये तो हमको बहुत पहले आ गया था। लो जी सर ये इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है भाई साहब, इस वाले फॉर्मूले को भी आप याद करिएगा जल्दी से, ठीक है। लो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, बताएंगे भी जल्दी से हाँ या ना में, आप जवाब दे देंगे भी जल्दी से, ठीक है। अब सुनो जी, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये भैया आपको याद करने पड़ेंगे और भैया आपको हर हालत में याद करने ही चाहिए। अरे क्या गए बेटा, ठीक है चला गया। सर सुनो जी, अगर मैं बात करूं भी, अगर भैया मैं बात करूं जी किसकी भैया, समांतर क्रम की, यानी कि सर जी समांतर क्रम की ना, किसकी बात करेंगे भैया जी, अगर मैं अभी बात करूं सर जी किसकी, समांतर क्रम संयोजन की, ठीक है जी। अगर सर जी मैं बात करूं किसकी भैया जी, समांतर क्रम संयोजन की, तो अब सुनो ध्यान से भैया। लो जी सर, अगर दो प्रतिरोध हो तो आप लिखेंगे सर जी 1 अपॉन कितना आर ई और इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। किस किस भाई साहब को ध्यान है, जल्दी बताओ। ध्यान है ना बेटा, पोल के लिए अभी फिलहाल स्टीमर सर पास में नहीं है, वरना पोल लगवा लेता है ना, वरना भाई मैं पोल लगवा लेता। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। तो आप लिखेंगे सर जी 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू कितना, अगर तीन प्रतिरोध की बात हो तो देखो आप इनको ऐसे जोड़ना ना, अगर सर जी तीन प्रतिरोध की बात हो तो भैया आप इनको ऐसे जोड़ दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है सर। अगर मैं बात करूं जी n प्रतिरोध हो, भैया जितने भी प्रतिरोध हो सबको 1 के बट्टे में करके ऐड करो। कितने भी प्रतिरोध हो भैया सबको 1 के बट्टे में करके ऐड करो, सबको 1 के बट्टे में लिख करके भैया ऐड करो, सबको 1 के बट्टे में लिख करके आप ऐड कर दो। तो जी भाई साहब बात समझ में आ पाई। अच्छा अगर n प्रतिरोध हमारे उसमें श्रेणी क्रम में हो और समान वैल्यू के हों, यानी कि समान वैल्यू के भैया हमारे n प्रतिरोध हों, तो यानी कि देखो जी कितना लिखेंगे भी आप 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस भैया जी 1 अपॉन आर और सर जी कितना प्लस 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 1 अपॉन आर। तो भाई मैं इसको देखो सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ जी आर ई इज इक्वल टू आर अपॉन एन। तो आपको ऐसे करके जल्दी कर देना है ये वाला काम 35, सिंपल। अच्छा इस वाले से आप जल्दी कैसे करेंगे, देखो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो सॉल्व करके, आर ई इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू और बटे भैया जी कितना लिखेंगे भी आर वन इंटू आर टू और बटे लिखेंगे जी आप कितना, दोनों को ऐड करो आर वन प्लस आर टू। किस किस भाई साहब को यहां तक की बात समझ में आई, जल्दी बताओ भाई। ये आपके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में डिफरेंस है ना, ताकि आप और बहुत आराम से सारी चीजों को कवर कर पाएंगे। ये फॉर्मूले भैया आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये भाई फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि भाई आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। चलो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराना शुरू कर दूं क्या भाई। थ्योरी वाली क्लास नहीं थी भैया, एक बच्चे ने पूछा था तो उसको मैंने फॉर्मूले रिपीट कर दिए थे ताकि भैया वो बेचारा आराम से चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। ताकि भाई को ये ना लगे कि सर जी हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को फॉर्मूले नहीं आते तो उसने बड़े आराम से फॉर्मूले को समझ लिया है, ठीक है। चलो जी देखो भाई, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध सर जी 500 ओम है, यानी कि सर जी देखो आर इज इक्वल टू कितना भी 500 ओम।
ठीक है ओके। सर जी वैद्युत चालकता जी का मान भी आपसे पूछा, यानी कि 1/r होता है। मैं लिखूंगा जी कितना 1/500। तो अब आप कितना लिखेंगे सर जी, देखो 1/5 का मतलब सर जी 0.2 और बटे सर जी कितना 100, यानी कि मैं लिखूंगा जी 0.002 ना। 1/5 का मतलब 0.2 तो होता है, यानी कि देखो जी हमारा आंसर ये रहा है ना। और मात्रक सबको पता है ओम इनवर्स होता है भाई, सबको पता है जी मात्रक भाई कितना होता है जी, ओम इनवर्स होता है जी भैया, सबको पता है जी मात्रक ओम इनवर्स होता है। ठीक है, जो बेटा मैंने अभी लिखवाया था उनको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ गाना सुना दीजिए बेटा, गाने को मैं भैया यहाँ पर सिंगर थोड़ी ना हूँ यार, वो तो मैं बीच बीच में हंसी मजाक कर लेता हूँ। जब से तुमको देखा तो प्यार हो गया, जब से तुमको देखा तो प्यार हो गया, जब से तुमको देखा तो होश खो गया। ठीक है सर जी, गाना कब बना ये वाला? मैं भैया गाना कभी नहीं बनाया, तो मैंने अभी बनाया। ठीक है अब सुनो जी, एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, मैंने कहा ठीक है जी। आंतरिक प्रतिरोध सर जी 2 ओम है और एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर की प्रवाहित हो रही हो तो सर जी टर्मिनल वोल्टेज आप बताइए। तो आप लिखेंगे सर जी V इज इक्वल टू कितना जी, E माइनस का आई आर बोल दूंगा जी, मैंने कहा ठीक है जी। सर V इज इक्वल टू E माइनस का आई आर बोल देंगे जी, मैंने कहा ठीक है। अब सुनो सर E का मतलब जी, भाई E का मतलब कितना होगा भैया जी, E का मतलब भी कितना होगा जी, बताएंगे जल्दी से एक बार, यस और नो। मैंने कहा ठीक है जी। देखो सर 5 लिखेंगे जी, माइनस सर जी आई कितना 0.4 लिख दूंगा ओके। और सर जी स्मॉल आर मतलब कितना जी 2 है ना, आंतरिक प्रतिरोध। वैसे यहाँ से मैं पॉइंट को हटाऊंगा, बटे में 10 जाएगा, मैंने कहा ठीक है जी। और सर जी 2 से कितने बार काटूंगा जिसको 5 टाइम्स ओके। सही है ना इतना, बताओ यार इतना तो ठीक है ना। 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी और 2.0 यानी कि 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैंने पॉइंट को हटाया सर जी, मैंने लिखा 10, तो ये 2 से काटूंगा जी, मैंने कहा ठीक है 2। सर V इज इक्वल टू कितना 5 माइनस का 4/5 लिख देंगे जी। 5 पूरे 25 माइनस का 4 कितना जी, आप लिखेंगे 21/5। क्या सही है अभी इतना, आंसर मैच कर भी रहा है ना। तो 5 चौक 20 लिखूंगा प्लस और 5 दूनी 10 लिखूंगा, यानी कि भाई 4.2 वोल्ट। क्या ये आंसर भाई ऑप्शन में मिल रहा है आपको? भाई क्या ये आंसर आपको ऑप्शन में मिल रहा है 4.2? किस किस भाई साहब का यही आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ओके बाबू जल्दी से आ जाओ। किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? भाई किरचॉफ का जो धारा नियम है, यानी कि जो पहला नियम है संधि का नियम, वो किसके परिणाम स्वरूप है? बताओ जी जल्दी बताओ। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? बताओ भी जल्दी से। हाँ भाई साहब बहुत शानदार, ये बिहार बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। ऐसे समझो भैया जैसे पूछ लिया जाता है कि भैया किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, और एक पूछा था इसमें कहाँ MP बोर्ड में बहुत पूछा गया है वाला क्वेश्चन ऐसा करके। देखो सिंपल सी बात है सर जी, वो आवेश संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। ठीक है जी डन है भाई साहब, बताएंगे भी देखो जल्दी से। सर किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के लंबाई पर, मोटाई पर, चौड़ाई पर या पदार्थ पर। याद रखिएगा सर जी, अगर चालक की प्रतिरोधकता की अगर मैं बात करूं है ना जी, चालक की प्रतिरोधकता यानी कि सर जी मैं रॉ की बात करूं यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की बात करूं, तो याद रखना सर जी ये पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ना तो भैया लंबाई पर निर्भर करता, ना मोटाई पर निर्भर करता, ना लंबाई पर निर्भर करता, ना मोटाई पर निर्भर करता, बस भैया ये तो पदार्थ पर निर्भर करता है, ये पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है जी डन है भाई साहब, बताएंगे जल्दी से। ओके अब आ जाओ जी जल्दी से। सर देखो जी ये यूपी बोर्ड ये यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया है। एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है, तो इसकी प्रतिरोधकता का मान कितना होगा जी बताओ। सर जी एक तार को खींच करके 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है, यानी कि सर जी n बराबर कितना भाई 2। और जी मैंने कहा सर जी मुझे इसकी प्रतिरोधकता का मान बता दो जल्दी से। सर सोचो तार को खींच करके 2 गुना, अब एक बात सोचो, अगर यहां पर प्रतिरोधकता की जगह प्रतिरोध बोल देता, ओनली प्रतिरोध, भाई अगर ओनली प्रतिरोध बोल देता तो क्या करते सर जी, फिर तो हम आर डैश इज इक्वल टू, सुनना मेरी बात को सर जी, फिर तुम आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर लगा देते। सर जी फिर तो हम आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर लगा देते, और सर आप तुरंत कह देते जी 2 का स्क्वायर है ना जी, 2 का स्क्वायर इंटू आर, यानी कि सर जी 4r, ऐसे हो जाता कुछ कुछ अगर पहले आर होता तो, है ना, यानी कि सर जी कितना 4 गुना।
बट अगर प्रतिरोध बोलता तो, लेकिन सर प्रतिरोधकता तो पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी कि अपरिवर्तित, है ना। अभी तो बोला था यार जस्ट थोड़ी देर पहले, ना लंबाई पर निर्भर करता, ना मोटाई पर निर्भर करता, केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। तो तुम तुरंत ही पलट गए, प्रतिरोधकता समझो तो सही कम से कम। मैंने बोला अगर प्रतिरोध होता तो ऐसा करते, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा प्रतिरोधकता, तो इसको हटाओ फिर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप अगर आप कंफ्यूज हो तो ऐसे हो जाएंगे, है ना, मुझे पता है। तो भी आप यहां क्या लिखेंगे सर जी, अपरिवर्तित, यानी कि भैया यहां पर ये अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, देखो सर 5 समान प्रतिरोध का भैया जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है वो R1 और R2 है। समझना जी, समान 5 समान प्रतिरोध को, 5 समान प्रतिरोध है, मैंने कहा ठीक है जी। पहले उनको श्रेणी क्रम में, फिर बाद में समांतर क्रम में जोड़ा, मैंने कहा ठीक है। और प्रतिरोध क्रम से R1 और R2 है, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोध R1 और R2 है। यानी कि श्रेणी क्रम की बात चल रही है तो भैया इन्होंने R1 बोल दिया, और समांतर क्रम की बात चल रही है तो भैया इन्होंने R2 बोल दिया। मैंने कहा ठीक है जी, सही बात है जी। ओके ओके ओके। तो भैया अब सुनो जी, इनका भी मान कितना होगा भाई साहब, सुनना ध्यान से, बड़ी प्यारी सी बात। एक मिनट यार रुको सर जी, 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 और R2, ये बोलना चाहिए था ना यार, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध का कुछ नामकरण तो करना चाहिए था इनको, कुछ कुछ ना। एक जी समांतर क्रम में उल्टा हो गया, घनचक्कर व्यक्ति, महान मूर्ख हो तुम काबे। ये प्रतिरोध की मैं बात कर रहा हूं भाई साहब, ये प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, है ना, मैं प्रतिरोध की बात करूंगा, कम से कम इस बात पर तो फोकस करिए। तो सर सुनो जी, मैं एक काम करता हूँ भैया, बहुत प्यारी सी बात सुनना सर जी। R1 को तो मैंने माना सर जी, R1 को तो मैंने माना श्रेणी क्रम में। पहले किसकी बात कर रहा हूँ सर जी, श्रेणी क्रम में। और जब भी श्रेणी क्रम की बात करूं सर जी, कितने 5 समान प्रतिरोध, तो लिखूंगा जी मैं कितना 5R। लो जी सर। अब बात करूंगा सर जी समांतर क्रम की, तो भी आप लिखेंगे सर जी 5 समान प्रतिरोध है, तो आप लिखेंगे जी R/5। ये हमारा श्रेणी क्रम की बात, और सर जी हमारे समांतर क्रम की बात। अब आपको जी अगर देखो डिवाइड कर देना, यानी कि सर जी R1/R2 इज इक्वल टू कितना जी भाई, R1/R2 इज इक्वल टू कितना सर जी, देखो यहां पर कितना लिखेंगे जी 5 समान प्रतिरोध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, आप लिखेंगे डिवाइड कर दो 5R बटे सर जी R/5। ठीक है सर जी, आप R से R कैंसिल कर दीजिएगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 में, यानी कि सर जी 25। तो भी R1/R2 बराबर सर जी कितना हो जाएगा भाई 25। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R1 का मान N R2 दिया हुआ और N का मान पूछ लिया, यानी कि सर जी R1 की जगह मैं लिखूंगा N R2, ओके, और बटे में सर जी कितना R2, और बराबर में कितना सर जी 25। तो भी आप लिखेंगे जी R2 से R2 कैंसिल, और यानी कि सर जी N बराबर कितना 25। किस किस भाई साहब को ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर जी N का मान कितना होगा जी 25। किस किस भाई साहब का ऑप्शन नंबर सी आया है, सोचो। R1 का मान 5R, R2 का मान R/5, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है। R1 बटे R2 इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, R1 की जगह आप N R2 लिख दीजिएगा, बटे में R2, R2 से R2 कैंसिल, यानी कि सर जी N बराबर कितना 25, है ना, 25 आ जाएगा भाई साहब, हाथ में आया 25। ठीक है जी, सुनो, एक R प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काट दिया जाए, अच्छा जी, और इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। यानी कि एक R प्रतिरोध का तार था, उसको 10 बराबर भागों में बांट दिया, और फिर सर जी उसको समांतर क्रम में लगा दिया। यानी कि भैया R/10 प्रतिरोधों को, है ना, R/10 प्रतिरोध के मान को ना, R/10 मान के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा, है ना, मान के 10 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, ऐसे समझो मेरी बात को। मैं थोड़ा कम लिखूंगा यहाँ पर, पूरा डायग्राम बना करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भैया फिर देर लगेगी। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, ऐसे समझो। किसमें जी, समांतर क्रम में जोड़ा है, जोड़ दिया। लो जी, इसका मतलब भी ये है, यानी कि साथी खुद सोचो भाई, सुनना भाई, एक तार था, उसका प्रतिरोध 10 ओम था, यानी कि R था, माफी चाहूंगा R था। अब एक तार को 10 बराबर भागों में काट करके उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया, यानी कि एक टुकड़े का प्रतिरोध होगा R/10। तो R/10 मान के 10 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। अच्छा देख रहे हो ना विनोद, यानी कि सर जी मुझे अगर मान पता करना है तो किसी एक प्रतिरोध का मान, है ना, और बटे में भैया जी, बटे में सर जी प्रतिरोधों की संख्या से भाग, बटे में सर जी प्रतिरोधों की संख्या से भाग। ठीक है जी, ओके। तो मैं लिखूंगा जी कितना, देखो एक मिनट, R अपॉन कितना सर जी
100। अब भैया इसको सॉल्व करोगे क्या, 0.01 और इंटू आर, तो भैया ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ गया जी, ऑप्शन नंबर ए। ये पूछा गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया। बेटा सुनो मेरी बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जस्ट बताया था, यही फॉर्मूले मैंने इसमें लिखवाए थे कि भैया आर ई इज इक्वल टू आर बटे एन, यानी कि एक प्रतिरोध का मान, एक प्रतिरोध का मान बटे में भैया उसकी संख्या से भाग। यानी कि आपने कहा सर जी देखो समान प्रतिरोध के, समान प्रतिरोध के यानी कि समान वैल्यू के 10 प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो भैया एक प्रतिरोध का मान बटे में प्रतिरोध की संख्या से भाग, बटे में प्रतिरोध की संख्या से भाग, यानी कि सर जी आर ई इज इक्वल टू आर बटे 10, यानी कि आर अपॉन 10 अपॉन 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो जी समांतर क्रम वाला एक बार चेक कर लीजिए। ओम मिश्रा बेटा कहां पर, ही बताओ, चलो मैं आपके कहने से चेक करता हूं कहां पर, ही बताओ, बताओ जी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कहां पर, बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ। चलो आपने लिखा यहाँ पर 5R, ये समांतर क्रम के लिए आपने आर लिखा, आर अपॉन 5 लिख दिया, ठीक तो है, बताओ। अब आपने क्या काम करा जी, R1 में R2 से डिवाइड कर दिया, आपने लिखा जी 5R बटे में R अपॉन 5, तो R से R कैंसिल कर दिया, बिल्कुल ठीक है। बताओ और बताओ कहां पे पूछना चाह रहे हो, कहां पूछना चाह रहे हो भाई साहब, बताओ यार। सभी जगह बिल्कुल ठीक है यार, यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ये समांतर क्रम की बात चल रही है, श्रेणी क्रम की बात चल रही है, हद कर दी यार। ठीक है, आप समझो तो सही, आर अपॉन एन लिखना होता है ना, आर अपॉन एन लिखना होता है। और जब 5 समान प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में लगाएंगे तो आर अपॉन 5 होगा, और श्रेणी क्रम में 5R होगा। यार इतनी तो बात करनी होगी, मैं तो मानता हूं आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए थी अब तक। तुम यार इतनी सी बात में घूम रहे हो यार विनोद, समझो बात को। हाँ सुनो जी, अभी सुनो ध्यान से। सर एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में, उसके पश्चात समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। मैंने कहा ठीक है जी। अब अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात, तो श्रेणी क्रम में अधिकतम होता है और सर जी न्यूनतम आपको समांतर क्रम में प्राप्त होता है। यानी कि सर जी यहां पर फाइनली आर एस, यानी कि आर एस का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में, आर पी का मतलब भैया जी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ये अनुपात पूछा गया है ना, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तुल्य प्रतिरोध और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुल्य प्रतिरोध का अनुपात पूछा गया है। बस आप क्वेश्चन को कर लो, एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में, यानी कि सर जी आर एस का मतलब मैं लिखूंगा जी एन आर, ये फॉर्मूला है। अब सुनो जी, आप लिखेंगे साथ ही आर पी, है ना जी, आप लिखेंगे भैया जी कितना भी आर पी, मैंने कहा ठीक है जी, आप लिख देना सर जी आर पी, मैं लिखूंगा जी कितना आर अपॉन एन, ठीक है। अब सुनो जी, आप लिखेंगे जी आर एस अपॉन कितना जी आर पी, मैंने कहा ठीक है जी। तो अब आप कितना लिखेंगे जी बताओ भैया, तो भी अब आप कितना लिखेंगे सर जी एन आर लिख दूंगा अभी मैं, एन आर और बटे सर जी आर अपॉन एन लिख दूंगा। तो जी मैंने एन से एन को काट, उस आर से आर को काट दिया और यहां पर हो जाएगा एन स्क्वायर। तो लो भैया जी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको आता हो तो भैया बहुत प्यार के साथ बाबू बात को समझा करो, ठीक है, डन है जी। सुनो मेरी बात, अब आपको एन समान है ना, आपको एन एक समान तारे दी गई हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा तारे, तारे बहुत सारे तारे दे दी गई हैं, वाह मेरे से बहुत बढ़िया। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, चलती है ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, चलती है ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी, ठीक है। यानी कि साथी आपको यहाँ पर एन एक समान तारे दी गई हैं और प्रत्येक तार का प्रतिरोध सर जी कितना आर है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा तो भैया तुल्य प्रतिरोध एक्स प्राप्त होता है, और जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि ये पूछा है, देखो भी प्रत्येक तार का प्रतिरोध आर है, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो भैया सुनो जी, आर ई इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बोलूंगा जी आपको एक्स प्राप्त हुआ है ना, आर ई यानी कि समांतर क्रम की बात करूं, यानी कि भैया जी आर पी, तो भी आपको एक्स प्राप्त हुआ। और आर पी की जगह मैं कितना लिखूंगा सर जी, आर अपॉन कितना जी एन, है ना, क्योंकि समांतर क्रम की बात चले जी, आर अपॉन एन इज इक्वल टू कितना, आप लिखेंगे जी एक्स। तो यानी कि आप लिखेंगे सर जो हमारे प्रतिरोध जुड़े थे ना, उस प्रतिरोध का जो मान है वो कितना है, एन एक्स है। यानी कि जो समांतर क्रम में एन प्रतिरोध जुड़े थे उस हर एक प्रतिरोध का मान एन एक्स है। दोबारा समझो बेटा, बहुत प्यार के साथ दोबारा समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझो, समझो। सर यहां पर देखो क्या बोला, एन एक समान तारे दी गई हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध आर है, प्रत्येक का प्रतिरोध आर है,
जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो भैया आपको तुल्य प्रतिरोध x प्राप्त होता है, आपको भी तुल्य प्रतिरोध x प्राप्त होता है। आरपी